डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल होना बहुत ही कीमती समा देन और कीमती सुझाव देन और अपनी खोजपूर्ण जानकारी साडे नाल साझी करने मैं आयोजन समिति वालों उन्होंने धन्यवादी क्योंकि एक बार फिर जोर नाल ताड़ियां मारूंगा। साथियों, क्या इस जो लेक्चर किया डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल ने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जरूरत है किसी को? नहीं है। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि हिंदी में आपने सबने सुन लिया और इंग्लिश में ट्रांसलेशन साथ में स्लाइड में हो रही थी। तो मैं धन्यवाद दूं डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल को उनके हमारा न्योता स्वीकार करने और हमारे साथ अपनी बातचीत रखने का। उनको और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन समिति की ओर से। और मैं निवेदन करता हूँ साथी हमीर सिंह जो पंजाबी ट्रिब्यून के हमारे नॉन पत्रकार हैं और जिनके आर्टिकल्स और जिनके लेख हम पंजाबी अखबारों में लगभग हर रोज पढ़ते हैं, वो हमारे बीच में है। हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया है। वो भी अपनी बातचीत आपके सामने आपके समक्ष भी रखेंगे और उनका समय रहेगा 20 मिनट, 20 और 25 मिनट। और उनके साथ उनके बाद साथी मुख्तार सिंह टूला वो इनकलाबी केंद्र पंजाब की तरफ से अपनी बातचीत रखेंगे और इन दोनों साथियों पर उठने वाले सवाल या जो भी बातचीत शंका लगती है वो हम आधे घंटे में तय करेंगे। सभी साथी उठने की तकलीफ ना करें, कठिनाई के बावजूद बैठे रहें। और इधर एक मोबाइल भी किसी साथी का खनखनाया था, वो कृपया अपना मोबाइल, जो सभी साथी लेट आ रहे हैं वो अपना मोबाइल है वो बंद कर लें। सानू खुशी है कि प्रोफेसर बलदेव सिंह और प्रोफेसर सुशील कुमार गुरुकाशी कॉलेज तलवंडी साबो तो साढ़े दरम्यान पहुंचे ने। सानू इस गल की भी खुशी है कि प्रोफेसर A.K. मलेरी प्रेजिडेंट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और डॉक्टर सुखपाल जिहड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट ने साडे पंजाब के खेती अर्थचारे दे वो साडे दरम्यान पहुंचे ने। असीं इन्हां सारे साथियों के धन्नवादी हैं। साथी हमीर सिंह अपनी गल तुहाडे नाल साझी करनगे। हमीर सिंह ए वेल नोन जर्नलिस्ट of Punjab now address the congregation. सानू खुशी है कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के भी नुमाइंदे साडे शामिल हुए हैं। साथी हमीर सिंह। दोस्तों, मंच पे विराजमान के मेंबर साहबान, मुझे लगता है कि अपनी किस्म की पंजाब में शायद पहली वर्कशॉप है। धरने, रैलियां, डिफरेंट टाइप की बातें होती रहती हैं। इसका सबसे महत्व यही है कि हम बैठ के इतने लोग सोच रहे हैं कि असल में प्रॉब्लम है क्या, कहीं हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने में हमारे में कोई मुश्किल है, हमें कोई प्रॉब्लम है। चीजें जितनी तेजी से बदल रही हैं उन चीजों के साथ एंगेज करना, उन चीजों के साथ अपने आप को मैच करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। प्रोफेसर साहब ने डिटेल में अपनी बात की है। मुझे लगता है 3 डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस खेती के मामले में देखने की जरूरत है। एक एस्पेक्ट ओवरऑल ग्लोबल पॉलिसीज का है, जैसे WTO का उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस चला
जिसके साथ एंगेज नहीं किया, पंजाब ने भी तो बिल्कुल नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने किया, ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने किया, क्योंकि उस पर बात ही नहीं हो रही। जब हम एक न्यूज लिखने के लिए डिफरेंट लोगों से पूछते थे तो किसी को ये भी नहीं मालूम था कि 15 से 18 दिसंबर तक कोई ऐसा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर डिबेट तो बाद की बात है, डिबेट तो उसके बाद शुरू होनी है। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा स्लो आज के जमाने में नहीं चल सकता कि उस पर मंथन ना हो, बात ना हो, डिस्कशन ना हो, या इशू को उभारा ना जा सके। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें किसी ना किसी जो हर्डल आ रही है, जो मुश्किलें आ रही है, उनको दूर करना बड़ा जरूरी चीज है। और उसके मामले में दुनिया भर में खेती संकट में है और किसानी संकट में है, पर दुनिया के कुछ देशों ने ऐसा कर लिया है कि उसने किसानी को निकाल कर दिया। जैसे 23,000 फार्मर है टोटल यूएसए में, लैंड हमारे से भी ज्यादा है और 23,000 समथिंग है उसकी गिनती। हमारा इंडिया जैसा देश है जहां 17 करोड़ से ज्यादा गांव है और 17 करोड़ से ज्यादा गांव में फार्मर का जो नंबर है वो हमारे सामने कितना बड़ा, कितना विशाल, किस लेवल का है। और इस वजह से जो पॉलिसी जिस लेवल की बनाई जा रही है अपने फार्मर को बचाने की भी, वहां अपनी खेती को बचाने की भी, उसके बाद भी वो फार्मर खेती नहीं करना चाहता, जॉब में भी नहीं करना चाहता, किसी और जगह भी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो लाहेमंद प्रॉफिटेबल जॉब दुनिया में कहीं भी नहीं बनाई गई है और बढ़ने नहीं दी जाती। तो इंडिया जैसे देश में तो जो लाहेमंद इस एंगल से, इस मॉडल के चलते, इस विकास के तरीके से चलते कैसे बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या खेती को बचाना, बढ़िया फूड सबकी प्लेट में हो, ये तो सबका एजेंडा है दुनिया में। 5 स्टार कल्चर के होटल वाले का भी है, हर पॉलिटिशियन का भी है और हर जिनकी जेब में पैसा उनका भी है कि कोई जहरीला फूड ना हो, अच्छा हो, प्लेट में आए और फूड के टेस्ट हो, जे हो, वो तो सबका है। पर खेती के साथ साथ जो खेती पे डिपेंडेंट है, किसान है, मजदूर है, उसका बचना भी जरूरी है। ये एजेंडा किसी का नहीं है, ये एजेंडा उससे उल्ट है। एक इशू खेती को बचाने का है, इसमें इसको बचाने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि लार्जेस्ट जो बड़ी कंपनी है खेती करने की टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, गुड मैनेजर भी वो है और सीट भी ले आएंगे, सब चीजें करेंगे और बेटर तरीके से चल जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा जो क्वेश्चन है, खेती बचाने से भी बड़ा जो क्वेश्चन है, जो इनसे डिपेंडेंट है, उनको बचाने का कोई तरीका क्या हो। जब खेती की बात करते हैं तो विलेज सामने आता है, गांव सामने आता है, क्योंकि खेती और गांव का अटूट रिश्ता है। शुरू से खेती का मतलब ही गांव है, गांव से जुड़ी हुई चीज। और आज भी देश की बहुत बड़ी तादाद, चाहे ये कहा जा रहा है कि 50% के करीब वर्कफोर्स खेती पे निर्भर है, पर मुझे लगता है कि जब रियल सेंस में देखा जाए तो पंजाब गांव में रहने वाली टोटल पॉपुलेशन भी खेती पे निर्भर है। और साथ की जो मार्केट है, जो इस बार कॉटन पे अटैक हुआ है, और कुछ कर देखो कि जो भी छोटे मोटे दुकानदार जिनकी रोजी रोटी चलती थी उस पर, वो भी उसी तरह से निर्भर है, उस पर टोटली डिपेंडेंट है। और एक नजरियाती तौर पे मुझे ये लगता है कि खेती को एक कम्युनिटी, वैसे तो इंसान को भी आजकल कम्युनिटी वस्तु की तरह देखा जा रहा है और कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। इनमें डिफरेंस करना होगा कि खेती की जो चीज है और जो दूसरी कंज्यूमर गुड्स है, इनका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि खेती की पैदावार के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। पूरी बायो लाइफ के खतरे में है, पूरी उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ेगी। खाना तो हर एक को चाहिए, पानी हर एक को चाहिए। दूसरी जो कम्युनिटीज है उनके बिना जिंदा तो रहा जा सकता है, इंसान जिंदा रहा है, बड़ी देर से रहा है, उसके एकदम से खाने को मिले, रहने को मिले, बाकी चीजों को तो कर सकता है। पर हम खेती की जो गुड्स है उनको भी दूसरी गुड्स के तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरीके से मार्केट में, उसी तरीके से रेट, उसी तरीके से सभी चीजें एक मंडी के सेटअप में डिमांड एंड सप्लाई, उस तरीके से हम उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं।
यदि हम ये कहेंगे कि खेती इंसान की जिंदा रहने की एक बुनियादी नीड है, तब क्या करना? तब तो समाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि जो लोग सभी को जिंदा रखने के लिए जरूरी काम कर रहे हो, तो उनके लिए कोई स्पेशल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और वो स्पेशल अप्रोच अपनाए बिना आप कहते हो उनको तो उस साइड पे चले जाए। जैसे यूरोप का जो मॉडल है, उन्होंने कहा कि हम निकाल देते हैं फार्मर को। यही मॉडल रहा तो फार्मर निकलेगा खेती से। पर देश में ये बहुत पीड़ादायक होगा, हमारे जैसे देश में, क्योंकि हम उस मॉडल को फॉलो कर ही नहीं सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को शिफ्ट करना ना तो हमारे बस में है, ना इस देश की इकोनॉमी के बस में है, ना उनको कहीं और रोजगार देने की इस इकोनॉमी में कम से कम 100 साल, 200 साल, 400 साल कभी भी बस में। मुझे नहीं लगता कि हम वो मॉडल को फॉलो करके इस तरीके से कहीं जा सकते हैं। और वो फिर क्या कैसा होता है कि हमने जो विलेज का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है खेती की अर्थव्यवस्था और किसान और मजदूर को बचाने का जो सवाल है, बेसिकली वो विलेज को बचाने का सवाल है। गांव की एग्जिस्टेंस खतरे में है। जब गांव की एग्जिस्टेंस खतरे में है तो खेती ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ी है, उसके साथ दूसरे जो छोटे धंधे या जो लेबर जो सारे जुड़े हुए हैं। आज तक जो जमीन एक्वायर करने का ला रहा है, हमारे कानून रहा है, जिसमें के मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद फिर दोबारा उसको अमेंड करने की बात थी। ये 2013 के एक्ट में भी काफी प्रॉब्लम है, पर एक बार बात उसमें कही गई थी जो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई देती थी इस सारे मामले में, कि जब आप जमीन एक्वायर करते भी हो किसी की, तो केवल किसान के कंपनसेशन की बात नहीं, उस खेती पे डिपेंडेंट जो वहां के लोग होंगे, उस गांव के लोग होंगे, उसके इर्द गिर्द के लोग होंगे, उनका भी एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करानी पड़ेगी। एक सामाजिक तौर पे के जो असर पड़ता है, जो चीजों उस पर डिपेंडेंट है, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। उनको भी रीसेटलमेंट की जरूरत है, उनको भी कहीं पुनर्वास की जरूरत है। तो केवल खेती के जमीन का मतलब केवल फार्मर नहीं है। खेती की जमीन का मतलब टोटल विलेज, टोटल लोग जो उस पर डिपेंडेंट है वो। और इसका हो क्या रहा है, और रूरल वर्सेस अर्बन, क्योंकि ये ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल है। ये स्मार्ट सिटी बनाता है, ये सिटी में भी, हालांकि स्मार्ट में भी स्लम बनाता है, वो अलग सवाल है। रूरल साइड मिसिंग है पॉलिसी से, डिबेट से, संवाद से। गांव से आया आदमी पिक्चर सामने आ जाती है कि बैकवर्ड है। किसी भी ऑफिस में जब गांव से एक आदमी जाता है वो उस एंगल का करता है। इससे क्या हुआ कि हमने गांव का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। कोई डिस्पेंसरी नहीं है, और जितनी डिस्पेंसरीज में कोई डॉक्टर थोड़े बहुत थे वो भी बिगड़ा हो गए। पिछले 2 साल में पंजाब में बिगड़ा हुआ है, वापस आके एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी पे रूरल डिस्पेंसरी में नहीं जाएगा। इसके बाद एक ऑफिशियल स्टैंड है पंजाब गवर्नमेंट का, जिसने इस तरीके से और स्कूल है, स्कूल नाम के स्कूल है, बच्चों को भेजना हर एक को लगता है अच्छा लगता है कि जाना, गांव का स्कूल कोई नहीं है। इस वजह से क्या है, पंजाब का टोटल इंटेलिजेंस ड्रेन हो गया अर्बन सेक्टर में। हर गवर्नमेंट मुलाजिम का बहुत छोटा तादाद होगी, कोई गांव में रहता होगा। गांव रहने की जगह नहीं बची, क्योंकि हर एक आदमी को लगता है कि मेरा बच्चा जहां, मेरा फ्यूचर जहां सुरक्षित नहीं है। जिसके पास भी इतनी इकोनॉमी है थोड़ी बहुत कि मैं रह सकता हूं शहर में, वो सभी ट्रेन हो गया। गांव में केवल वो बचे हैं रहने के लिए जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो अर्बन एरिया में चले जाएं। इसका नतीजा क्यों पॉलिसी डिफरेंट होती है, पॉलिसी इस एंगल से भी डिफरेंट हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है पिछले साल, अभी 3-4 महीने पहले, एजुकेशन में। उसने कहा कि इतनी लिटिगेशन क्यों बढ़ रही है, इतना मामला क्यों हो रहा है, क्या वजह है। वजह यह है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी दफ्तर में हो, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि किसी गरीब, किसी आम आदमी के बच्चे के बारे में सोचना या उसकी एजुकेशन के बारे में सोचना। उससे हो क्या रहा है, हो चला कि गड़बड़ी, नोटिफिकेशन जारी करना, उसमें गड़बड़ी रहेगी, चलो जी
हाई कोर्ट, कोई भी और चीज होगी कि कैसे भी करो, उसने जजमेंट ये दी है जो नेक्स्ट सेशन से लागू करने की उसने बात की है एजुकेशन के फील्ड में, कि हर एक को इक्वल स्कूल दो, हर एक का बच्चा सेम स्कूल में जाएगा। फिर भी क्योंकि आप सोचते हो कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे तो फ्रीडम देता है, आप मेरे बच्चे पे कैसे ठोस सकते हो, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये भी नहीं ठोसती। जो आदमी आपके बच्चे को, अपने बच्चे को चाहता है कि मैं महंगे स्कूल में पढ़ाऊंगा, पढ़ाए, जितना अपने बच्चे पे वो खर्च कर रहा है उतना पैसा वो अपने पास के गवर्नमेंट स्कूल के खाते में जमा कराए, ताकि उसके जो रह गए हैं पीछे लोग, उनके बच्चों पे भी कोई ना कोई बात हो। पर स्वागत इस कंट्री में एक हाई कोर्ट की जजमेंट में खामोशी है। टोटल इंटेलेक्चुअल सेक्शन, टोटल पढ़ा लिखा वर्ग, हो सकता है अनपढ़ सेटअप में ये सोचते कि इंफॉर्मेशन नहीं होगी। टोटल ट्रेड यूनियन मूवमेंट, टोटल पॉलिटिकल प्रोसेस साइलेंट क्यों है? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्सस बढ़ता जा रहा है, एक अपर लेयर बढ़ती जा रही है, और जो एजुकेटेड लोग भी हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जब हमारे पे भी असर पड़ेगा इसका, तो जल्दी हम जब राइट टू इक्वालिटी की बात है, जब जो लोग समाजवाद, जो लोग राइट टू इक्वालिटी, जो लोग एक जैसे समाज की बात करते हैं, तो उनसे जुड़ा तंत्र इन बातों को क्यों नहीं उठाता? जो लीगली भी जो लोग कह रहे थे लॉ भी बढ़ गया हाई कोर्ट का मामला, ये पंजाब में लागू क्यों ना हो, दूसरी जगह लागू क्यों ना हो, तब हम नींद में कई बार निकालते हैं कि छोड़ो जी इसने लागू नहीं होना, स्टे हो जाना है, हम स्टे की वेट करें। जब स्टे ना हो, एक पब्लिक ओपिनियन बात हो, इक्वल स्कूल हो, इक्वल हेल्थ सेटअप हो, इक्वल टाइप का पैटर्न बने। इस वजह से गांव की इंस्टीट्यूशन में मर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करप्ट है, स्कैंडलस है, मर रही है, हमारा कोई उसके साथ नाता नहीं। गांव की पंचायत करप्ट है, संघ दर्शन के साथ पैसे उड़ाए जा रहे हैं, हमारा कोई उनके साथ नाता नहीं। और गांव की डिस्पेंसरी में कोई आए ना आए, स्कूल में टीचर आए ना आए, इट मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो गया कि मानसिक तौर पे हमने गांव को छोड़ दिया, उस क्लास ने भी छोड़ दिया जो उनको बचाने की जद्दोजहद में साथ। इंस्टीट्यूशन तो सोसाइटी को चाहिए, विदाउट इंस्टीट्यूशन तो काम नहीं चल सकता। गांव का स्कूल बेटर नहीं होगा तो जो डाउन टॉर्डन लोग हैं वो कैसे एजुकेट होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जेकर फाइटिंग स्पिरिट वाले लोग नहीं जाएंगे तो वहां कैसे पढ़ाई होगी? और हम उन सभी कानूनों को जो हमें ठीक लगते हैं, जो ये लगते हैं कि आम आदमी को फायदा दे सकते हैं, उसके लिए लड़ते हैं ना, और जो कानून नहीं बने हुए उसको बनवाने के लिए लड़ते हैं, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी का हो, वो पेंशन का हो, कोई डिफरेंट टाइप का हो। और गांव के लिए एक कानून बना हुआ है ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन में आया, पर कभी मैंने भी देखा कि इस एंगल का बहुत ट्राइबल एरियाज में काफी इस पे काम भी हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, डिफरेंट टाइप के स्टेटों में हो रहा है, पर पंजाब में भी मैंने देखा कहीं। ग्राम सभा एक फंडामेंटल बॉडी गांव में, पंचायत का कोई भी एक्शन उससे पूछे बिना नहीं हो सकता। ये दिसंबर और जून में इजलास ना कराए तो गांव का सरपंच सस्पेंड माना जाएगा, ये लॉ कहता है। वो ग्राम सभा कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जो भी गांव का वोटर है वो उसका परमानेंट मेंबर है। तो हम कभी भी, क्योंकि वो एक मंच बन सकता है वहां प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, गांव को जोड़ने का, ग्रुपबाजी, पार्टीबाजी, जैसे वोट पॉलिटिक्स ने की है कि एक एक गांव में 10-10 ग्रुप, एक एक पार्टी के 10-10 ग्रुप बन गए, डिफरेंट पार्टी की तो है, तो उस गांव पे एक मंच के लाने के लिए, उनके प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, तो मंच को रिवाइव करना, उनका इंटरेस्ट तो नहीं है कि वो मंच रिवाइव हो, पर वो किसानी ने भी, मजदूर ने भी, डिफरेंट टाइप के लोगों ने भी उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो उस एंगल से नहीं किया कि हम वहां बैठ के एक बौद्धिक बात भी कर सकते हैं, इश्यूज की बात कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें। जब वेदांता ग्रुप उड़ीसा के 12 गांव की माइंड की जबरी ले रहा है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके साथ है,
जब स्टेट की गवर्नमेंट उसके साथ है तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि ग्राम सभा से पूछो। वहां कंपेयर हुआ इलेक्शन की तरह, जो लोग ट्राइबल लड़ रहे थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप लड़ रहे थे, उनके खिलाफ वोटिंग हुई। 12 की 12 ग्राम सभाओं ने रिजेक्ट कर दिया। वेदांता को वापस जाना था, न्याय 2013 की जजमेंट है, वापस जाना पड़ा कि वापस जाओ। और उसके साथ लोगों का कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम लड़ सकते हैं, जितना लीगल राइट है वो भी इंजॉय करेंगे, अगला नए ला के लिए, नई चीजों के लिए हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे। इससे उनको एक अपने आप को एंगेज करने का मुझे लगता है मौका मिलता है उस सारे मामले। और मनरेगा वर्गी स्कीम है जैसे इंडिया में आई, 100 दिन का है, 365 दिन रोजगार चाहिए, वाजिब बात है, कितना उसमें अमाउंट चाहिए जेल। पर जो फर्स्ट स्कीम है कंट्री में जो डिमांड बेस्ड है, आज तक जितनी स्कीमें, जितने एक्ट जो बने हैं वो सप्लाई बेस्ड हैं कि आपके पास पैसा है गवर्नमेंट के पास तब चला देंगे, नहीं तो नहीं चलाएं। और इसमें जे मैं एप्लीकेशन दूंगा, 15 दिन में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का हकदार हूं मैं। पर पंजाब जैसे सूबे और जहां भी है करप्शन चल रही है, बढ़ी है, जितनी मनरेगा यूनियन बड़ी है, फोकस कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पर जितनों से पूछो वो लॉ की अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं। आज तक एक भी आदमी को पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिला। जितनों को नहीं मिल गया, क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस बात की वहां रेगुलेशन चाहिए वो कहीं डाला नहीं। डिमांड बेस्ड एप्लीकेशन देनी है, तब काम लेना है, एप्लीकेशन देके काम कहीं नहीं दिया जा रहा। जब पंचायत को जरूरत होती है कहता अब लग जाओ, वहां लग जाते हैं। और ये एक असर्शन का सवाल है उस एंगल से। और साथ ही कई साल हो गए, प्रोफेसर साहब ने भी एक स्टडी कराई थी मनरेगा पे, उसकी 5 एकड़ वाला फार्मर, 5 एकड़ और उससे कम बड़ा फार्मर मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट के जोग है। ये गेहूं दान के लिए जितना हॉर्टिकल्चर है, बागवानी जिसमें सब्जी भी आती है, सारा कुछ आता है, जितने वाटर चैलेंज है, जितने बाकी चीजें हैं, 23 टाइप के ऐसे किते हैं जो फार्मर अपने खेत में काम करके 2013 से तो सभी का हो गया, उससे पहले केवल एससी फार्मर का था, जब बाकी डिफरेंट फार्मर्स का था, अपने खेत में काम करके मनरेगा की दिहाड़ी का हकदार है। और कभी क्वेश्चन या हमने पूरे पेज छापे हैं, हर साल एक पेज को निकाल ही देते हैं, बाकी छोड़ो। कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो है ही नहीं, आप तो झूठ लिखते हो। यदि लिखते हो तो यदि ठीक होता तो ऐसे हो जाता, कोई तो करता ना, कहीं तो सवाल आता। उससे लगता है कि इंटेलेक्ट के तौर पे, बौद्ध के तौर पे पंजाब सबसे बड़ी क्राइसिस जो पंजाब में मुझे लगती है वो बुद्धि का डाउन चले जाना है, आपसी संवाद खत्म होना है, एक दूसरे के साथ उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करके आगे बढ़ने का जो एक तरीका होता है वो खत्म होने का है। और इस वजह से ये है कि वो फार्मर का क्राइसिस जो है, जिसके लिए हम लड़ते हैं कि एमएसपी का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है ही। बेसिकली बात तो यही है कि फार्मर की इनकम बढ़े। यदि 214 रुपए की दिहाड़ी है, 100 दिन का वर्क भी उसको उस एंगल से मिलता है किसी भी मामले में, तो 20,000 तो उसके पास पैसा आएगा। किसी के जाके दिहाड़ी नहीं करनी, किसी के जाके कुछ नहीं करना, अपने तरीके का काम है, उस पर फोकस ही नहीं हो रहा पंजाब में। और लूट रहे हैं, जितनी मटीरियल कॉस्ट है मनरेगा की टोटल लूटी जा रही है, बीडीपीओ से लेकर ऊपर तक, क्योंकि वहां है नहीं, पंचायत में केवल करिंदे हैं, कोई बीडीपीओ का, किसी हल्का इंचार्ज का, किसी कोई सरपंच नहीं है, प्रैक्टिकली कोई पंचायत मेंबर नहीं है। यदि वो 1 लाख लोग हैं जो कम से कम जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत तो रियल लीडर हो, जूनियर का भी तो लीडर होता है ना, वो जूनियर का लीडर सरपंच भी हो सकता है, वो जूनियर का लीडर पंचायत मेंबर भी हो सकता है। यदि वो 1 लाख मेंबर मिलके स्टैंड करें तब रूरल इशू सेंटर में क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आ सकता लेकर उसी तरीके से। और इसलिए वो जो इशू है जो अभी तक भी एडजस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे किया जाए और डिफरेंट तरीके बाकी उसके साथ जुड़ी हुई चीजें उस एंगल से। और इसके अलावा
फार्मर जितनी भी यूनियन है उन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के रूप में एक डिमांड हमेशा की है और कर भी है, वो वाजिब भी है, कोई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि 50% इंक्रीज करके दिया जाए, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाए। यदि वो 50% भी मिल जाए मान तो पंजाब की फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जिसके पास बेचने कोई 10 क्वांटल है, 20 क्वांटल है, 30 क्वांटल है, उसके तो काम वो पूरा नहीं ना करती केवल, वो 2000 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट है। और हैरानी की बात ये हुई, गिल साहब को पता है एक टीवी प्रोग्राम करना था, 2 या 3 आदमी ढूंढने मुश्किल हो गए जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ी थी पंजाब टोटल पढ़ी हो। उसका एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि वो अंग्रेजी में है और मुझे तो लगता है ये डिमांड होनी ही चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और पंजाब गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, कम से कम जितनी कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता प्राप्त लैंग्वेजेज हैं वो रिपोर्टें उन लैंग्वेजेज में क्यों ना हो। चलो फिर भी अपनी जुबान च जो रिपोर्ट है, शायद कोई कई लोग होंगे जेडे पढ़ सकन के, मुझे लगता फिर भी उस एंगल की बात होगी। वो रिपोर्ट केवल 50% मुनाफे की रिपोर्ट नहीं है, वो फार्मर के जीवन जांच की, लाइफ स्टाइल की भी रिपोर्ट है कि फार्मर का लाइफ स्टाइल, लाइफ जीवन जांच कैसी हो, किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से डिफरेंट चीजें करनी चाहिए। और उस पर भी कमी होगी, सभी का अपना अपना एंगल होगा, पर पढ़ने के बाद जब वो डिस्कस होगी तो उसमें से बहुत चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पूरे इंडिया में घूमकर डिफरेंट एक्सपर्ट से, डिफरेंट फार्मर से, डिफरेंट लीडरों से बात करके एक चीज बनी। उस चीज को जब पढ़ के आगे की बात करेंगे तब ज्यादा सॉलिड प्रोग्राम उस एंगल से होगा। और इस तरीके से मैं प्रोफेसर साहब की बात को ये तायद करता हूं, ये तो प्रोफेसर साहब कहते हैं फिर भी नहीं पढ़ेंगे, वो बात ठीक है, पर पढ़ने की आदत तो अपने बच्चों को, अपने को डिफरेंट लेवल पे डालनी ही होगी, उसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है। और खास तौर पे रूरल यूथ जो है वो बिल्कुल पढ़ने का सवाल ही नहीं है। मैं जर्नलिज्म में ये बताता हूं कि 300 लोगों की हमारे अखबार में इंटरव्यू हुई पिछले 1.5 महीने पहले, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? किसी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, सब चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उस एंगल से पढ़े लिखे हैं, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आप बताओ, वो कहते हैं इसको तो आता ही नहीं है, पंजाब की बैकग्राउंड कुछ पूछो वो नहीं आती, किसी नजदीक की पूछो वो नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। मतलब वो यूथ जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल का कर रहे हैं, उनको इससे एंगेज करना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम से, इन बातों से। और इसी वजह से फार्मर मूवमेंट हो या मजदूर मूवमेंट, यूथ मिसिंग दिखाई देता है। जितने भी धरने, प्रदर्शन, रैलियां जो ज्यादातर होती है उसमें सारे एज लोग हैं, बड़े हैं, मतलब 50 साल से ऊपर के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, नीचे का नहीं। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन सोचने का कि यंग जनरेशन को अट्रैक्ट किए बिना मूवमेंट कैसे बनेगी। या तो हमारे कोई एजेंडे में प्रॉब्लम है, या हमारी कोई ईडीएम में प्रॉब्लम है, या कोई संवाद करने की जो हमारा लहजा है उसमें प्रॉब्लम है, ताकि किसी को हम लोग कोई तो करे। ये तो है नहीं कि यूथ बिल्कुल नहीं चाहता। और थोड़ा सा बात फतेहगढ़ साहब मागी पे मैं देखकर आया हूं, क्या है, केजरीवाल ने एक टोपी ली वहां पे, और जहां भी आ रहा है ना कि मैं टोपी वाले एंगेज उससे नहीं करता जैसे सुखबीर बादल और अमरिंदर सिंह करते हैं, पर मामला ये है कि करप्शन का एक इशू था, उस पर सभी को जच गया कि हाँ शायद इसी से हो जाए। जितनी समझ है यूथ की, उसको लगता है शायद इसी से हो जाए। वो घूम रहा है गाँव गाँव, जा रहा है सारी में, और 90% 95% उसकी रैली में पंजाब का यूथ है। ऐसे तो नहीं है कि वो कुछ नहीं करना चाहता, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, रीथिंकिंग का प्रोसेस अपने अंदर करना पड़ेगा कि उस यूथ को जो किसी और की, किसी के आवाज पे चला जाता है, गांव गांव घूमता है, खुद पैसे इकट्ठे करता है, कहीं ना कहीं जाता है, उसको इस दिशा में भी तोड़ने की जरूरत है। चल सकता है, उसमें एक जिज्ञासा तो है, पर हमें वो बात अभी आ नहीं रही कि उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से करना है। ये भी इसका एक मुझे लगता है इशू होना चाहिए इस वर्कशॉप का भी, कि यूथ कैसे फार्मर मूवमेंट या डिफरेंट टाइप की चीजों में वो होना चाहिए।
और इस एंगल से ही मुझे लगता है कि वुमेन का जो क्वेश्चन है, फार्मर मूवमेंट में वुमेन आने लगी हैं, कुछ पंजाब में आ रही हैं, कई जगह जिस लेवल पे भी अलग अलग आते हैं। रैलियों में तो नहीं जाती, मैं 3 रैलियां देखी हैं बागी में। एक में 500 वुमेन बैठी थी केजरीवाल में, दूसरे में तो केवल स्टेज पे 2-2, 3-3 2 लीडर जो फैमिली सेटअप में थी, नहीं कहीं। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको वुमेन को पहले तो जो कंट्री है कि पॉलिसी के एंगल से वुमेन को फार्मर की मांग। आप कंपनसेशन की बात देख लो, जो क्राइम ब्यूरो का डाटा है वो वुमेन को इंडिपेंडेंट फार्मर नहीं मानता, वो फार्मर का रिलेटिव मानता है। जब वो सुसाइड होती है, आप डाटा में खाने देखोगे पढ़ के उसकी रिपोर्ट को, वो वुमेन को सुसाइड कर देगी, फार्मर रिलेटिव लिखा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि वुमेन फार्मर क्यों नहीं, जो उस मामले में जुड़ी हुई है। मतलब टेक्निकली भी ये बड़ी बात है कि आप वुमेन को फार्मर नहीं मानते हो सकते। और इसलिए वो सेक्शन है एक, जैसे पंजाब की हम बात करते हैं, मैं क्यों कहता हूं कि वो बहुत जरूरी है। अब टीचिंग साइड में पंजाब में 2,47,000 स्कूल है टोटल, वो प्राइवेट हो जहां सरकारी हो, नहीं सॉरी स्कूल नहीं है, 2,47,000 टीचर हैं जो इनमें पढ़ाते हैं, उनमें 70% वुमेन। गवर्नमेंट हो या वो जो डाटा डीजीएससी ऑफिस के पास अभी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट 70%। और धीरे धीरे चलते चलते मुझे लगता है 10 साल में 80, 80, 90% हो जाएगी, क्योंकि जो मेरिट का सेटअप आता है उसमें जो रिजल्ट दिखाई देते हैं हमारे सामने। स्कूल में टीचर वुमेन होगी, किसी और नौकरी में वुमेन ज्यादा जाएंगी, तो मूवमेंटों में वुमेन की वो रेशो नहीं होगी, तो मूवमेंट सर्वाइव कैसे करें, संभव नहीं होगा। फ्यूचर की मूवमेंट कोई भी उसके बिना संभव नहीं होगी, जिसको हम चाहते हैं कि उसको, क्योंकि टैलेंट तो उसमें है, तभी तो उधर जा रही है, तभी पढ़ रही है, तभी बातें ये कर रही है। हमारे घरों में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और घरों में पंजाब में एक प्रॉब्लम है कि वुमेन की सिक्योरिटी का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर आदमी डर रहा है कि लड़की नहीं आई, कहां पता नहीं क्या हो जाएगा, कि पूरे कंट्री का है, दिल्ली में है, जहां है, सारी जगह। उसको सिक्योर करने के लिए स्टेट के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को भी लेनी पड़ती है कि जहां कैसे हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। और यंग जो लड़की हैं, जो कॉलेजों में, जो स्कूलों में, जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, और मैं 3 लड़कियों को ऐसी को देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लड़की पढ़ती हैं। एक लड़की बठिंडा में गई, 3 सुसाइड उसमें कहते कि मेरा तो मानना है कि मैं वहां से फेसबुक पेज बनाऊंगी, वहां उन परिवारों के जिन्होंने सुसाइड करके लड़के बीए की लड़की मतलब एमए की है, पर मैं ये बचाना चाहती हूँ इनका केस, कहीं मुझे पता कुछ नहीं है पर मैं जाऊंगी, और जाके आई। एक दूसरी लड़की है तलवंडी साहब के 19 गांव में जाकर आई है, और जाके डाटा इकट्ठा करके, मुझे लिखना तो नहीं आता जी, मैं लेकर आई हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे उनमें जी रहे, पर उनके साथ हमारा संवाद मुझे लगता है उस एंगल का नहीं है कि जैसे किया जाता है, जब उसको एंगेज किया जाता है कि हम ऐसा एंगल थे। ये बातों को मुझे लगता है उसमें शामिल करने की जरूरत है इस मूवमेंट में, जितनी भी है। ये ठीक बात है प्रोफेसर ने जैसे कहा है कि रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट है विद अल्टरनेटिव उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं एक प्रपोजल आपके सामने रखता हूं, आपको ठीक लगे जैसे मुझे लगता है कि गांव को जो कोऑपरेटिव पैटर्न है वो स्टार्टिंग एक मिनिमम छोटे स्टेप से करना चाहिए। सपोज करो मैंने अपने गांव में थोड़ा दिन पहले डिस्कस किया, हम ऐसे करें 500 घर 10 रुपए डेली को आते, गुरुद्वारे जाते हैं, कोई राधा स्वामी जाता है, कोई किसी संस्था के किसी कहीं ना कहीं जाते हैं, रोज 10 रुपए देके आते हैं। मैं कह कॉमन डब्बे में 10 रुपए डालो डेली, एक फैमिली 5,000 रुपया डेली इकट्ठा होगा, 1.5 लाख रुपया मंथली और 18 लाख रुपया सालाना। किस ग्रांट के पीछे हम केवल उस एंगल से तो कम से कम बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड हो सकते। सरकार टीचर नहीं देती, उसके लिए लड़ेंगे, पर अपने उस पैसे से टीचर स्कूल में होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी। जो भी 12, 15, 20 हजार में आप टीचर रखोगे, 5-6 लाख का खेल है, ये बहुत बड़ा नहीं। 10 साल हम एजुकेशन सर्वाइव करागे और क्वालिटी एजुकेशन गांव में देंगे,
तब मूवमेंट भी बढ़ेगी और वो लोग भी वेल क्वालिफाइड इस एंगल के होंगे जो आगे बढ़ के इस मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। और उस एंगल से एजुकेशन सबसे फंडामेंटल इश्यू है गांव में, लेकर उस एंगल से चला जाए। बहुत बहुत मेहरबानी। 17 करोड़ गाँव नहीं है, 5 लाख। हाँ वो ठीक, 5 लाख गांव हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 17 करोड़ 91 लाख फैमिलीज है, रूरल फैमिलीज। 17 करोड़ 91 लाख फैमिलीज है, ठीक है। करेक्ट करने के लिए धन्यवाद। साथियों पर ध्यान दो प्लीज, कोई भी साथी आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मंच की तरफ ध्यान दें। साथी हमीर सिंह से आपने उनके विचार सुने, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, अपना तजर्बा हमारे साथ साझा किया। हम आयोजन समिति की ओर से उनके हार्दिक धन्यवादी हैं। मैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय पछड़ रहा है, शेड्यूल में गीत संगीत भी था, पर प्रधान मंडल से, प्रेसिडेंट से पूछे बिना टाइम को संकुचित करता हुआ विनय करूंगा साथी मुख्तियार सिंह पूला, वो अपनी बात रखेंगे। इनकलाबी केंद्र पंजाब के स्टेट कमेटी मेंबर और लाल कर्तन के वो एडिटर हैं, वो 25 मिनट में अपनी बातचीत रखेंगे। साथी हमीर और साथी मुख्तियार, इन दोनों के बोलने पर जो आपके मन में कोई सवाल उठे हैं, कोई आपने शंका निवृत्त करनी है, तो वो आपके पास कॉपीज हैं, उसमें से एक पेज पढ़िए और उस पर अपना सवाल लिख करके साथी साहिब सिंह वो स्तंभ के पास बैठे हैं, उनके पास वो पहुंचा दें। वो साथी साहिब सिंह बैठे हैं, उनके पास पहुंचा दें। डिस्टर्बेंस ना करें। मैं निवेदन करूंगा कि दरवाजा कम खोलें, क्योंकि दरवाजे की आवाज से मन प्रभावित होता है, और सभी लोग 20-25 मिनट के लिए सहयोग करेंगे, कम उठने की चेष्टा करेंगे। इसके बाद सवाल जवाब होंगे, वो 20-25 मिनट का समय होगा, और उसके बाद लंच ब्रेक होगा। आप सिर्फ 40-50 मिनट तक हम आपको बांधे रखना चाहते हैं, कृपया सहयोग करें। साथी मुख्तियार सिंह पूला, इनकलाबी केंद्र पंजाब। कृषि संकट पर हो रही ऑल इंडिया वर्कशॉप पर 71 साथियों, आज देश के हर कोने में कृषि संकट के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर एक चर्चा चल रही है। सभी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जहाँ का जो शासक वर्ग है, वो भी मान रहा है कि आज कृषि में संकट है। लेकिन शासक वर्ग का जो मानना है वो हमारे लोगों से अलग है। उनकी चिंता ये है कि जो ओवरऑल हमारी आर्थिकता है, उसका जितना वादा दर, विकास दर जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो कहते हैं अगर कृषि में वादा दर 4% हो जाए तो हमारा आर्थिक विकास डबल डिजिट दो अंक का हो सकता है, 2 अंक का 10% तक, 9-10% तक चला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उतना 50% लोग खेती के काम में लगे हैं। लेकिन उनका जो काम है, जितना वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी जो आमदन हो रही है वो देश की कुल आमदन का 14% रह गया है। अगर देखा जाए कि 47 के समय, 1947 के समय जब अंग्रेज गए थे, उस समय नियर अबाउट 61% एग्रीकल्चर का शेयर था। उसके पहले और भी ज्यादा था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है।
लेकिन जो लगातार कम हो रहा है, और जो किसान है और वो कर्जे का शिकार हो रहा है। वो भी बोला गया है कि 1995 से 1995 से लेकर के 2013 तक जो किसान है, लगभग 3 लाख किसान और ऑल इंडिया लेवल पर सुसाइड कर चुके हैं। पंजाब में भी 3 यूनिवर्सिटी का सर्वे है, 2000 से लेकर 2010 तक लगभग 7000 जो किसान और मजदूर सुसाइड कर चुके हैं। उसमें 4000 किसान हैं और 3000 रूरल वर्कर है, ग्रामीण मजदूर है। लेकिन जो आज पूरे पंजाब की सिचुएशन है, उसमें भी एक सर्वे आया है कि हर गांव का एवरेज जब निकाला जाए तो हर गांव का एवरेज 11 जो पेशेंट है वो सुसाइड कर चुके हैं। ये पूरा ग्रेविटी दिखाता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा वो इस तरह दिखाई दे रहा है, पूरे ऑल इंडिया पर वो दिखाई दे रहा है। उससे जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का जो पानी है, वो काफी नीचे जा रहा है। पंजाब में 137 ब्लॉक है, उसमें 103 को डार्क ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि इतने ब्लॉक्स में पानी बहुत डेंजरस लेवल पर काफी नीचे चला गया। पूरे पंजाब के आधा जो एरिया है उसमें पानी लगभग 20 मीटर तक नीचे चला गया। ये भी एक पानी का जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है। दूसरा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसका नुकसान काफी बड़ा हो रहा है। हमारा पंजाब का जो लैंड है, उसकी मिट्टी है वो जहरीली हो रही है पेस्टिसाइड के चलते। पेस्टिसाइड का जितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जो केमिकल खाद है उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें लैंड जो है वो जहरीला हो रहा है, मिट्टी जहरीली हो रही है। उससे जो दालें उगाई जाती है, अनाज उगाया जाता है, गेहूं है, चावल है और सब्जियां हैं, वो भी जहरीली हो रही है। और ये एक बड़ी वजह बन रही है जिससे तरह तरह की बीमारियां के लोग शिकार हो रहे हैं। कैंसर का जो बीमारी है वो काफी बढ़ गया है। पूरे ऑल इंडिया का जो 7-8 हजार जो लोग हैं वो प्रति वर्ष वो मर जाते हैं और 7-8 हजार में 7-8 लाख के लोग वो मर जाते हैं। पंजाब में भी डेली जो है लगभग 30 आदमी इसके शिकार हो रहे हैं। और पंजाब में तो ऐसा बन गया है, खासकर जो कपास का जो है खेतर, जो मालवा बेल्ट है, उसमें बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से ट्रेन चलता है जो बीकानेर चलता है। बीकानेर वहाँ एक हॉस्पिटल है जहाँ कैंसर का इलाज होता है, तो उस ट्रेन को ही कैंसर ट्रेन बोला जाता है, क्योंकि उस ट्रेन में सभी जो लोग हैं या तो कैंसर के पेशेंट होते हैं या कैंसर के पेशेंट्स को संभालने वाले होते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन बन रहा है, लेकिन हमारे सामने ये सोचने का सवाल है ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए जो 1 या 2 पॉलिसीज हैं जो सेंटर पर भले स्टेट लेवल पर जो सरकारें बनाती है, एग्रेरियन क्षेत्र के बारे में जो पॉलिसी बनती है वो 1 या 2 या कुछ पॉलिसी उसकी जिम्मेदार नहीं है, उसका इफेक्ट आता है। लेकिन हमारा जो टोटल सेटअप है, हमारा जो सिस्टम है, हम लोगों को उसके बारे में समझने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को
हमारे किसानों को, जो ग्रामीण लोग हैं, मजदूर हैं और गरीब किसान हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा कि जो कुदरती ग्रोथ नहीं है, ये नेचर की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये परमात्मा की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक सिस्टम है जो ग्लोबल लेवल पर, जो दुनिया विश्व लेवल पर इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो लोगों की बर्बादी का एक कारण बन रहा है, कृषि की बर्बादी का कारण बन रहा है। और 47 से पहले देखा जाए तो जहाँ हमारा देश और दुनिया भर के और बहुत सारे देश उनके गुलाम थे, वहाँ कॉलोनियल सिस्टम था, वहाँ वो बस्तियाँ बनाई जाती थी, सीधे गुलाम थे। और 47 के बाद और बोला जाता है, हमारा शासक वर्ग बोलता है कि आज़ादी आ गई है और अब वो हम किसी के प्रभाव में नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये दिखाती है कि भले ही अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो उसी तरह थोड़े फर्क से वो उनके ही प्रभाव में चल रहा है, जो बड़े देश है, जिसको हम साम्राज्यवादी देश बोलते हैं। वो जब दूसरा संसार जंग हुआ, दूसरे संसार जंग में ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म था वो कमजोर हो गया, उसकी जगह जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, यूएसए इंपीरियलिज्म है, वो एक बड़ी ताकत बन करके सामने आया और उसकी लीडरशिप में दुनिया को मुड़ रिस्ट्रक्चर किया गया। उसकी लीडरशिप में IMF और कौमांतरी मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, जहाँ उस समय गैट बना था, और बाद में जो WTO संसार विश्व व्यापार जथेबंदी वो सामने आई है, वो भी उनकी लीडरशिप में बना है। जो 7-8 बड़े इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, वो ही आज पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी उसके कंट्रोल में है, भले ही जहाँ का शासक वर्ग का भी वो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो शासक वर्ग जो राज चलाता है, जो स्टेट पर हावी है, जहाँ जो बड़े मोनोपोलिस्ट हाउसेस हैं जहाँ के, वो उनके साथ शेयर करते हैं। बड़ी बड़ी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके साथ उनका शेयर होता है। तो इन लोगों का यहाँ के शासक वर्ग का जो बड़े मोनोपोलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े ट्रेडर हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनका भी ये इंटरेस्ट बना हुआ है कि जो एग्रीकल्चर या टोटल इकोनॉमी को जैसे चलाया जा रहा है उसी ढंग से चलाया जाए, और पॉलिटिकली और जहाँ लोग लड़ाइयाँ करते हैं उसका भी ये लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं, जिसमें उनको शेयर मिलता है, उनकी भी वो सपोर्ट करते हैं। पहले जब दूसरा संसार जंग के बाद 1947 के बाद हम इंडिया की बात करें तो जहाँ का जो शासक वर्ग है उनका और इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनका ये एक बड़ा इंटरेस्ट था कि इंडिया में जो क्लास कंट्राडिक्शन है, विशेष तौर पर जो रूरल एरिया में क्लास कंट्राडिक्शन है, उसको थोड़ा धीमा किया जाए, क्योंकि जो लोगों का एक स्ट्रगल पूरी दुनिया पर चल रहा था और हमारे देश में भी स्ट्रगल चल रहा था, विशेषकर एंटी फ्यूडल स्ट्रगल जो थी, सामंतशाही के खिलाफ जो जहां स्ट्रगल हुए, तेलंगाना में हुआ, वेस्ट बंगाल के तबागा में हुआ, पंजाब में पैप्सू में हुआ, जे स्ट्रगल थी, उनको जो डर महसूस हो रहा था कि अगर ये स्ट्रगल आगे बढ़ती है तब ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जो 1917 में, 1970 में रशिया में हुई थी, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था। चाइना में विशेष तौर पर अग्रणी क्षेत्र के लोगों को, पीजेंट्री को, पुअर पीजेंट्री को वहाँ के क्रांतिकारियों ने ऑर्गेनाइज किया और वहाँ का जो शासक वर्ग था, लोगों को लूटने का करने वाला, लोगों का को जबर का शिकार बनाने वाला,
उसको ओवरथ्रो कर दिया था और उसमें फिर प्रो पीपल गवर्नमेंट ने लोगों के पक्ष में एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया। इनको जो डर लग रहा था कि जो मूवमेंट्स जो बड़े पैमाने पर चल रही है पूरी दुनिया में और इंडिया में भी अगर आगे बढ़ेगी तो ऐसा ही हो जाएगा, वो इसको रोकना चाहते थे। इस क्लास कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा धीमा करना चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट अमेरिकन इंपीरियलिज्म का था, तो दूसरी संसार जंग के बाद वो एक बड़ी ताकत बन कर गया। उसके पास कैपिटल था, सरमाया था, और उन्होंने सरमाया लगाना था, इन्वेस्ट करना था। वे कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाए, उन्हें पूरी दुनिया को चूज किया। और इंडिया में पहले थोड़े रिफॉर्म किए गए, उसके लिए माहौल बनाने के लिए 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए, लेकिन उससे कोई अनाज या गेहूं या लोगों को खाने के लिए जिस चीज़ों की जरूरतें हैं उनके कोई उसमें कोई ज़्यादा वादा नहीं हुआ, ज़्यादा उसमें विकास नहीं हुआ। तो बाद में आकर के जब 60 का पीरियड आया तब उनकी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन थी अमेरिकन इंपीरियलिज्म की, जिसको फोर्ड फाउंडेशन कहते हैं, रॉकफेलर कहते हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का वो प्रोग्राम लेके वो एजेंडा लेकर आए ताकि जहाँ के लोगों की लूट भी किया जा सके और लोगों को थोड़ा खाना देकर, खाने के लिए अनाज देकर, जिसकी बहुत ही शॉर्टेज थी, जिसकी बहुत ही कमी थी, लोग जहाँ के लोग भूखे मर रहे थे, कि उनको दिखाया जाए इस ढंग से थोड़ा आपको खाना मिलेगा। तो अगर ये पैटर्न है जहाँ जो उसका एक नमूना है, अगर उसको लागू किया जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन का वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो था वो लेकर आया। और उस समय सरकार ने उनके हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उनकी बात मानी और उससे जहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनरी यूज होनी शुरू हुई एग्रीकल्चर क्षेत्र में, बीज आए, नए बीज आए, नए केमिकल्स आए और ट्यूबवेल्स लाए, ट्रैक्टर वगैरह आए, जो मॉडर्न मेथड एग्रीकल्चर का वो शुरू हुआ। उसके लिए जहाँ का शासक वर्ग जो था उसने रशिया भी जो 60 के समय आकर के एक बड़ी सुपर पावर बन गया था, जो अमेरिका के साथ कम्पीट कर रहा था। वो एक बड़े पूरे दुनिया पर में उनके बीच में कंपटीशन था दुनिया के लोगों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में लाने के लिए। तो रशिया जो था उन्होंने स्टेट सेक्टर में हेल्प किया। तो इंडियन बुर्जुआजी, इंडियन गवर्नमेंट और इसका शासक वर्ग दोनों को जो ग्रोथ थे उसका थोड़ा फायदा लिया। तो उसका फायदा लेकर जहाँ पब्लिक सेक्टर की उसारी की गई, जहाँ जो एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बनाया गया, रोड बनाई गई, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया और जो सब्सिडी वगैरह का इंतजाम किया गया। लेकिन थोड़े समय के बाद 60 का जो दशक था जब वो खत्म हुआ, 70 का दशक शुरू हुआ, 70 के दशक के आध में जाते जाते जो वो उन्होंने पहले बनाया था, तो उस समय जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स थी उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, उनकी जो व्यापार की शर्तें थी इंडस्ट्री की तुलना में, तो उनके फेवर में थी। इंडस्ट्री की तुलना में खेती बाड़ी में लगे हुए लोग, किसानी की जितनी भी लेयर्स थी, बड़े ही गरीब किसानी थी, मिडिल पीजेंट्री थी और धनी किसान और जो कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड बन गए थे उनको तो फायदा होना ही था, सभी को थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन 75 के आते आते जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, व्यापार की शर्तें थी, वो खेती के विरुद्ध होने लगी, उसके उल्ट होने रिवर्स हो गया। तो फिर खेती बाड़ी वो घाटे में जाने लगी, खेती बाड़ी में नुकसान होने लगा। तो उस समय बड़े पैमाने पर जो किसानों पर कर्जा शुरू हो गया, किसान कर्जाई हो गए और जो बड़े फार्मर भी थे उनका जो प्रॉफिट था और वो प्रॉफिट लाभ अंश था जो वो भी कम होने लगा। इसीलिए
उस समय में अगर देखा जाए 80 तक आते आते पूरे इंडिया में जो किसानों का स्ट्रगल शुरू हुआ, और भले ही कर्नाटका है या हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पंजाब में भी जो भारतीय किसान यूनियन का एक नया एक आंदोलन था वो सामने आया। उसमें सभी तरह के लोग, बड़े लैंडलॉर्ड भी और पुअर पेजेंट्री भी लगे हुए थे। पंजाब में देखा जाए तो अकेला बीकेयू का ही जो एक आंदोलन नहीं था, तो दूसरे जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो उन्होंने अपने तरीके से जो स्टेट में भी भागीदारी करते हैं, राज सत्ता में भी थे। विशेष तौर पर पंजाब का कहा जाए तो अकाली दल था, तो अकाली दल जो बादल पंजाब गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री है, तो इनका जो अकाली दल था उन्होंने भी मोर्चा लगाया और उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब को लूटा जा रहा है, हमारा पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है। ये बात तो ठीक थी, बर्बाद किया जा रहा था, लेकिन उनका जो मकसद था वो जो इंडिया का जो बुर्जुआ वर्ग है, जो सरमाएदारी वर्ग है, उससे अपना जो शेयर है वो उनका बढ़ाने का था। उस समय ही पंजाब में टेररिज्म का एक शुरू हुआ, तो जिसका भिंडरा वाले जो एक फंडामेंटलिस्ट था, उन्होंने पंजाब की यूथ को और पूरे प्रेजेंटरी को अपने जो उनका मकसद था, रिएक्शनरी मोटिव था, उनके लिए उन्होंने ये किया। लेकिन आगे जब हम आते हैं तो जब 90 में आकर के जब सोवियत यूनियन की लीडरशिप में जो एक ब्लॉक बना हुआ था, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ एक कंट्राडिक्शन में था, उनके साथ स्ट्रगल में था, वो क्लैश हो गया, वो खत्म हो गया। और फिर यह मौका बन गया जब जो जहाँ का वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, जिसका लीडरशिप अमेरिकन इंपीरियलिज्म के लीडरशिप में है, तो उन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन करने की, ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, विश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का एक रास्ता खुल गया। जो पहले स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी उसको खत्म करने का वो एजेंडा लेकर सामने आ गए। और जब 90 के थोड़ा समय बाद ही उन्होंने एक पहले जो एक व्यापार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना था, गैट कहा जाता था, जिसको फिर WTO बनाया गया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 1995 से। तब इंडिया को और पूरी दुनिया को जो इंपीरियलिस्ट थे वो चाहते थे जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनको ग्लोबल इकोनॉमी है, साम्राज्यों की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसके साथ और गहराई से उसका लिंक किया जाए, तब उसको और गहराई से जोड़ने का वो एजेंडा लेकर आए, नए ढंग से रिस्ट्रक्चरिंग करने का, जिसको ढांचागत बोलते हैं, वो मतलब वो करने का उस समय ले आए। और उस WTO में ही ऐसी शर्तें लगाई गई जिसमें जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उन पर ये शर्तें लगाई गई कि आपने सब्सिडी कम करनी है। वो देश तो पहले ही बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते थे और तरह तरह के ढंग से देते थे। कोई ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहता था, कोई ब्लू बॉक्स सब्सिडी था, तो उसको वो सब्सिडी कम करने के घेरे में नहीं लेकर आते थे। आज भी अगर देखा जाए, ये इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हमारे देश पर और तीसरी दुनिया के गरीब देशों पर ये दबाव डालते हैं कि आप किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, आप गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, ये राशन देना बंद कीजिए, ये गरीब लोगों को देने के लिए जो अनाज खरीदते हैं वो खत्म किया जाए, और जो आप प्राइसेस फिक्स करते हैं वो भी खत्म किया जाए। वो इसको सभी चीज़ों को सब्सिडी मानते हैं, इसको वो खत्म करने का एजेंडा लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए उन देशों में अभी भी जो साम्राज्यी सरकारें हैं वो अपने किसान को $50,000 प्रति वर्ष सब्सिडी देते हैं। हमारे देश में $200 सब्सिडी है प्रति किसान को, तो इतना बड़ा गैप है। लेकिन इसके बावजूद वो हमारे पर जो दबाव डालते हैं, ये हम लोगों को सोचना होगा
ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर जो सिस्टम चल रहा है, जो इंपीरियलिज्म का सिस्टम चला रहा है, नए ढंग से अंग्रेज जो नए ढंग से आए हुए हैं, नए ढंग से यूएसए आया हुआ है, नए ढंग से फ्रेंच आए हुए हैं, नए ढंग से ब्रिटिश आए हुए हैं, जो नए ढंग से लूटने का तरीका इन्होंने निकाला हुआ है, जो उसको समझने की हम लोगों को जरूरत है। उसको समझने के लिए फिर जैसे ही भगत सिंह वगैरह जो हमारे देशभक्त लोग थे, चाचा अजीत सिंह वर्गे लोग थे, गदरी लोग थे, पूरी इंडिया में जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, उन्होंने उनको ओवरथ्रो भगाने में स्ट्रगल किया। तो अब उनको भगाने के लिए, आज भी इंपीरियलिज्म को भगाने के लिए, और जहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी जो जिनके साथ जहाँ के मोनोपोलिस्ट, जहाँ के इजारेदार मिले हुए हैं, दोनों को ओवरथ्रो करने के लिए एक ज्यादा जोर से, भगत सिंह से भी ज्यादा जोर से आज फिर क्रांति की एक जरूरत है। इमीडिएटली हम लोगों को चाहिए कि जो हमारा कृषि के क्षेत्र में जो हालत बन रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमीर सिंह जी साढ़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि ज्यादा बड़े पैमाने पर छोटा और गरीब फार्मर ज्यादा है, जब वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो आज बच नहीं सकता, वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर हुआ रहा है। 2011 की गणना देखी जाए तो 90 लाख जो किसान हैं वो पूरी इंडिया में खेती को छोड़ चुके हैं। पंजाब में भी 2 लाख खेती को छोड़ चुके हैं। दूसरों की प्रॉब्लम ये है वो काफी लोग सुसाइड कर रहे हैं। जहाँ पर हालत जो बन गई है, जो पुअर पीजेंट है और मिडिल पीजेंट तक, जब विशेष तौर पर जो मार्जिनल पीजेंट है, वो अपना लैंड है, अपनी जमीन है, वो बड़ों को दे रहा है। बड़े जो बड़े लैंडलॉर्ड फार्मर है और जो रिच पीजेंट्री है, उनको अपना जमीन दे रहा है। और जहाँ इसको रिवर्स टेनेंसी कहते हैं, जो पहले फ्यूडलिज्म का जब सामंतशाही का समय था, तो बड़े जो सामंत होते थे वो छोटे जो लैंडलेस होते थे, पूरा पीजेंट्री होती थी, उनको जो वो जमीन देते थे, रेंट पर जमीन देते थे। आज जो रिवर्स हो गया है, आज जो छोटा है वो जमीन अपने मतलब खेती करने के योग्य नहीं रहा, तो क्योंकि इनपुट्स का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है, उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि खेती करने की बजाय बड़े को दे दिया जाए, उससे जितना पैसा मिलता है, ठेका मिलता है, वो उसको अच्छा लगता है। इस बात से एक जो निष्कर्ष निकलता है ये है कि जैसे ही पहले बोलने वाले ने बताया है कि जहाँ कोऑपरेटिव खेती का जो वो ज्यादा बनेगा, जो पहले लैंड टू द टिलर था वो अब नई सिचुएशन में और वो वायबल नहीं होगा। अगर 1-2 एकड़ जमीन बांट देंगे हम, तो भी हम ये तो मान ही रहे हैं, अगर सभी लोगों जो बड़े भी फार्मर है उनसे जमीन ले ली जाए और छोटों को बांट दिया जाए, तो 1-2 एकड़ आएगी। 1-2 एकड़ वाला तो पहले ही सस्टेन नहीं कर रहा, इसलिए बांटने का क्या फायदा होगा। इसलिए करेक्टरली जो उसको खेती को, उस कृषि को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और स्टेट से डिमांड करनी चाहिए कि जब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं जो कलेक्टिवली हम चलाते हैं, उसको कर्जा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम हो, उसमें जो और सब्सिडीज हैं वो दिया जाए, उसको बीज दिया जाए, पानी दिया जाए, उसको सभी जो सहूलतें बनती है उसको आगे बढ़े, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सभी वो दिया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ का जो शासक वर्ग है वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बचाना नहीं चाहता। सभी दुनिया भर के जो इंपीरियलिस्ट है वो नहीं बचाना चाहते, तो इंडिया का जो शासक वर्ग है वो भी नहीं बचाना चाहता। वो तो जो पहले ही जमीन है बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहा है, वो उजाड़ने चाहता है हमारी गरीब पीजेंट्री को। मजदूर का तो पहले बहुत बुरा हाल हो गया। पंजाब में 30% है जो गांव में रहता है, जो रूरल वर्कर है, लेकिन रूरल वर्कर को भी
आज कोई काम नहीं मिल रहा है। वो अलग अलग जगह पर खेती में उसका काम बहुत कम रह गया है, सीजन बहुत छोटा हो गया है, उसको काम नहीं मिल रहा है, वो ज़्यादा बेरोजगार है। इसलिए वो कोई सब्जी बेचने का काम करता है, कोई सड़क पर काम करता है, कोई ईंट भट्टा पर काम करता है। तो इन मजदूरों के लिए भी हमारी डिमांड से निकल रही है, उनको परमानेंट रोजगार दिया जाए। और बड़े जो लोग हैं जिन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट लागू ही नहीं किया, वो सरकार का एक कानून बना हुआ है, वो उस कानून को लागू अगर करवाते हैं तो बड़ों से वो जमीन लेकर के उसको कलेक्टिव कोऑपरेटिव और एक प्लान्ड ढंग से उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। और उसके लिए स्ट्रगल हम करेंगे। और उसके लिए स्ट्रगल करते हुए जो लुटेरा वर्ग है, जो दमन करता है, लूटता है, जबर करता है, उनको हटाना होगा और उनकी जगह प्रो पीपल गवर्नमेंट जो किसान और मजदूर के हितों में काम करे उनको ले आना पड़ेगा। इसके बिना हमारा खेती नहीं बचेगा। इतना कहता हुआ धन्यवाद।